नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रेड्स। अब थ्रेड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले। डेफिनेशन क्या है? द लाइट वेट प्रोसेस। अब यहां वेट का मतलब क्या है? वजन नहीं है। यहां वेट का मतलब है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मतलब अगर आप एक प्रोसेस के एक थ्रेड के ऊपर देखेंगे, एज कंपेयर टू प्रोसेस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं, ठीक है। राइट। अब लाइट वेट प्रोसेस मतलब है ये भी एक प्रोसेस ही, लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग मतलब एवरेज प्रोसेस के मुकाबले नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कम होती हैं, लेस होती हैं, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट विल बी लेस। मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं? जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कम होते हैं, ठीक है। ओके। अब ये देखो, ये इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने। एक प्रोसेस है, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। और थ्रेड्स क्या है? कोई भी एक यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। एक मान लीजिए आप एक डाटा को रीड कर रहे हैं डाटाबेस के, और एक राइट कर रहे हैं, बीच में कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक थ्रेड मान लिया मैंने कि ये एक वर्क है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मतलब एक ही प्रोसेस के अंदर आप तीन चार वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक वर्किंग को मैं एक थ्रेड मान रहा हूं, लेकिन जो थ्रेड है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप डाटा रीड कर रहे हो, उससे पहले मतलब रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, और कैलकुलेशन एक ही डाटा पे जो रीड, एक ही डाटा जो रीड हो रहा है उसके ऊपर जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, और उसके ऊपर जो राइट हो रहा है, इन तीनों को अलग अलग थ्रेड्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सीरियल एग्जीक्यूशन ये डिपेंडेंट है ना। पहले डाटा रीड हो सकता है, उससे पहले कैलकुलेट नहीं हो सकता, और बिना कैलकुलेशन के राइट नहीं हो सकता। तो आप इन्हें इंडिविजुअल थ्रेड नहीं मान सकते, इन सबको कंबाइनली एक थ्रेड मान सकते हैं। तो थ्रेड का जो डिवीजन है, प्रोसेस को कैसे आप थ्रेड्स में डिवाइड करेंगे, वो कैसे होता है? मीनिंगफुल डिवीजन होना चाहिए। मतलब भाई यूनिट ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई लाइन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि 10 लाइन को एक थ्रेड मान लेंगे। उसका मीनिंग होना चाहिए कि आप एक यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं। अब ये कैसे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके। तो प्रोसेस है, अब हर एक को मैं थ्रेड मान रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लेता हूं इसे, ये थ्रेड है आपका T3 है। अब इसके अंदर क्या होगा? एज कंपेयर टू पूरे प्रोसेस के कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कम आपका कॉन्टेक्स्ट होंगे, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कम मतलब रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा सा डाटा है, जल्दी सीपीयू को इंट्रोड्यूस होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक बड़े काम को 10 छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे काम में कर दिया आपने। अब वो छोटे छोटे हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है काम के। मतलब आपको एक बड़ी जॉब एक दिन में 10 काम करने थे, आपको उसने 10, उन 10 कामों को आपने छोटे छोटे मॉड्यूल में काट लिया। अब आप हर एक मॉड्यूल को थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? पूरे हर एक काम का कम हो जाएगा ना, मतलब हर एक को जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट मान लीजिए, सिंपल इसका बेस्ट एग्जांपल है वेबसाइट। आजकल आपने सुना होगा, उस पे वेबसाइट पे भी आता है, योर वेबसाइट इन वर्किंग ऑन कुकी मेथड। मतलब कुकी के रूप में आपकी वेबसाइट काम कर रही है। कुकीज के रूप में डाटा वहां सर्वर से, मतलब जो मेन सर्वर है एप्लीकेशन का, जैसे मान लीजिए आप गूगल खोल रहे हैं, क्रोम खोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि पूरा का पूरा एक बार में आपके पास लोड होता है। आप चलाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डाटा लोड होता रहता है। इतना आपको दिख गया, फिर इतना दिख गया, फिर इतना दिख गया, फिर इतना दिख गया। मतलब थोड़ा थोड़ा डाटा लोड होता है। अब कोई ये तो नहीं कर सकता कि नहीं मुझे तो पूरा, अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट ना होता, पूरा एक मतलब एक आपने सर्च करा है क्रोम के, गूगल के अंदर सर्च इंजन के अंदर एक कुछ भी सर्च करा है, उसके लिए पूरा रिजल्ट जो उनका है वो एक बार में लोड होना हो, तो क्या कितना टाइम लगेगा उसे कंप्लीट लोड होने में? कितना भी आप फास्ट इंटरनेट से जुड़े हो, कम से कम 1 मिनट, एक छोटी सी क्वेरी के पूरे रिजल्ट को। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक क्वेरी डाली है, उसका जो कंप्लीट पॉसिबल रिजल्ट है जो वो शो करेगा, एंड तक शो करता है, अगर मान लीजिए 1 मिनट भी लग रहा है, इतना पेशेंस थोड़ी होता है अब के में। अगर मान लीजिए 1 सेकंड या 2 सेकंड भी, 1 से 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो हम रीलोड करने लग जाते हैं पेज को।
अब रीलोड करके अगर वो दोबारा से पूरा लोड करे, 1 मिनट लगने वाला था, आधा मिनट तक वो आपने रिलोड कर दिया, फिर सेम 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 सेम, वो कभी पेज लोड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाने के लिए हम थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काम पूरा एट द एंड हमें पूरा प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, मतलब जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर को। राइट, तो अब देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या क्या है आपके थ्रेड्स की। रिस्पॉन्सिवनेस सबसे मेन, जो मैं अभी बात ही कर रहा था जिसकी, इफ द प्रोसेस इज डिवाइडेड इन मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स में अगर डिवाइड कर दिया आपने, देन इफ वन थ्रेड इज कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, अगर मान लीजिए एक थ्रेड का काम पूरा हो गया, तो इमीडिएटली द ऑर्डर विल बी रिस्पॉन्ड, मतलब जो उसका रिजल्ट आउटपुट होगा वो आपको रिस्पॉन्ड दे देगा। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स विल बी फास्टर एज कंपेयर टू रिस्पॉन्स ऑफ कंप्लीट प्रोसेस। क्यों होगा फास्टर? क्योंकि कम इंस्ट्रक्शन है, जल्दी एग्जीक्यूट हो गया। राइट, अब सेम सिमिलरली पूरा पेज लोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम कुकीज में पेज लोड करते हैं तो हमें 1 सेकंड से भी कम टाइम में हमें अपना रिजल्ट दिखने लग जाता है, इसलिए हम उसे रिलोड बार बार नहीं करते। राइट, ओके, तो रिस्पॉन्स टाइम का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये मेजर बेनिफिट जो है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ समझने के लिए जो मेन एडवांटेज है थ्रेड्स की, वो रिस्पॉन्सिवनेस है। राइट, दूसरा क्या है? फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब फास्टर क्यों होगी? फास्टर इसलिए होगी क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ही कम है। राइट, ओके, अब जैसे ये सी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑफ प्रोसेस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑफ थ्रेड, अब मैं इसे टाइम से डिनोट कर रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट अलग है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अलग है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब बल्लेट एक के कॉन्टेक्स्ट, एक के एट्रीब्यूट्स को लोड करना और पहले वाले को सेव करना। राइट, तो इसके बीच में जो टाइम लगता था उसे हम क्या बोलते थे? कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, जो हमारे लिए ओवरहेड होता था। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम हमारे लिए ओवरहेड है ना, राइट, क्योंकि उस टाइम पे सीपीयू आइडल कंडीशन में। अब अगर हम टुकड़े टुकड़ों में कर देंगे तो छोटे छोटे हिस्सों में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। एट द एंड आप देखेंगे छोटे छोटे हिस्सों में हो तो रही है, लेकिन अभी हमें लगेगा, आप में से कुछ सोच सकते हैं कि 1 मिनट उसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने में लगेंगे ही। अब मान लीजिए आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, तो आप बोलोगे कि क्या फर्क पड़ता है कि वो एक एक सेकंड करके 1 मिनट बताए या एक बार में 1 मिनट बताए? फर्क पड़ता है किस चीज से? इस चीज से कि 1 मिनट में भी वो कंप्लीट एग्जीक्यूट थोड़ी हुआ, वो तो तब भी प्रीएम्प्ट हुआ है ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओवरऑल देखेंगे आप तो भी, मतलब छोटे फ्रेम में देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कम रहेगा। और कम मतलब कितना कम? सिर्फ छोटा नहीं, बहुत छोटा। डबल लेस देन का मतलब क्या होता है? एक सिंगल है तो लेस देन है, वेरी मच लेस, मतलब कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। राइट, ओके, तो ओवरऑल भी वो कम ही रहेगा। द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम बिटवीन the thread is very less compared to context switching time between processes, because the number of contexts are more in processes as compared to threads, or the number of threads is less in the number of contexts in the number of contexts is less in threads as compared to process. Right, okay, because the threads will have less context compared to process. Similar line. राइट, ओके, अब देख लेते हैं मेन जो वो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर। अब मल्टी प्रोसेसर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करेगा? मल्टी प्रोसेसर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऐसे करेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है, आपने एक बड़े काम को छोटे छोटे 3 काम में तोड़ लिया, 3 या 4 काम में तोड़ लिया, आपने हर एक काम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको एलोकेट कर दिया। यहां एक और प्रोसेसर मान लेता हूं मैं, तो सीरियली इसे हो सकता है 4 यूनिट ऑफ टाइम लगता, लेकिन अब पैरेलल एग्जीक्यूशन की वजह से सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम में ही पूरा वर्क हमारा खत्म हो जाएगा। राइट, ओके,
तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, समझ गए होंगे अब। तो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ द प्रोसेस इज डिवाइडेड इन मल्टीपल थ्रेड्स देन डिफरेंट थ्रेड कैन बी scheduled to different processors so that process execution will be faster। समझ गए? अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो हम हर एक को अलग अलग प्रोसेसर को देख सकते हैं, तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन पूरा तेज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स शेयरिंग, ये है थियोरेटिकल क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही सिमिलर सा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट पूछा गया है 2-3 बार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ देखते हैं। सिंगल थ्रेड प्रोसेस, सिंगल थ्रेड प्रोसेस मतलब क्या है? सिंगल प्रोसेस, थ्रेड है ही नहीं है। अगर मान लीजिए ये पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड है, मतलब ये खुद ही है, राइट? ओके, तो अगर मान लीजिए एक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या क्या किस तरीके से डाटा होता है, जैसे मान लीजिए खुद का कोड होगा जो उसे एग्जीक्यूट करना है, राइट? पोर्शन ऑफ कोड जो उसे एग्जीक्यूट करना है। डाटा, डाटा क्या है? ग्लोबल डिक्लेरेशन डाटा, मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, मेमोरी, हीप, हीप मेमोरी जो होती है, डाटा मेमोरी होती है, कोड मेमोरी होती है। जो मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं ना, कोड, डाटा, हीप, राइट? ओके, तो वो तीनों की तीनों ही किस्में होती है, मतलब वो ये सारे मॉड्यूल हैं आपके एक प्रोसेस के। उसके अंदर स्टैक्स भी होते हैं। स्टैक मतलब क्या है? जिसके अंदर वो ये मतलब रिकॉर्ड एंट्री रखता है, एक तो फंक्शन कॉल्स होती हैं, और रिकॉर्ड एंट्री रखता है कि अभी ये वाला मतलब अभी ये वाला इंटरप्ट आया है, उसे कहां से वापस करना है, राइट? इस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे सीओए के अंदर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बेसिक उसके लिए कि जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, तो फंक्शन कॉल का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि आप एक मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे, मेन, उसके बाद F1 कॉल आ गया, F1 के अंदर ही F2 फंक्शन कॉल करा गया। अब F2 जब एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा F2 का एग्जीक्यूशन, तो फिर F1 का एग्जीक्यूशन कहां तक हो गया था हमें कैसे पता लगेगा? वो रिटर्न एड्रेस वगैरह हम स्टैक में स्टोर करते हैं, राइट? ओके, रजिस्टर्स, इंटरनल रजिस्टर्स जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के काम आएंगे, राइट? अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो गया और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के काम आएंगे। अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के काम आएंगे। क्यों? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर हो सकता है कोई डाटा को लोड कर रहा हो, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही हो, ये कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, वो क्या क्या होती हैं वो हम फिर से सीओए में देखने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम सीओए के ऊपर की लेयर है। मतलब सीओए मतलब सीपीयू, सीपीयू किस तरह से मतलब सीपीयू किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, सीपीयू के अंदर मतलब प्रोसेसर के अंदर कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है, वो हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। अब हाई लेवल लैंग्वेज और सीपीयू कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है? ये सब्जेक्ट समझने में आसान है, राइट? लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ पढ़िए, कोशिश करिए सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ पढ़ने की। अगर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े सीओए पढ़ने की कोशिश करेंगे तब भी बहुत सारी टर्म्स है जो आप समझ नहीं पाएंगे, अब बिना सीओए का ऑपरेटिंग सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे तब भी बहुत सारी टर्म्स है जो नहीं समझ पाएंगे। तो दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे तो सीरियली पढ़िए फिर रिलेट कीजिए, राइट? ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस हो, जैसे मान लीजिए ये पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है, राइट? जैसे मैंने 3 थ्रेड से शो कर रखे हैं, जैसे इसे नाम देता हूं T1, T2, T3, 3 थ्रेड्स हैं एक पूरे प्रोसेस के अंदर। तो उसके अंदर क्या क्या शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे और क्या क्या उसके पर्सनल रिसोर्सेज होंगे, मतलब जो अनशेयर्ड मोड में होंगे, राइट? ओके, तो देखते हैं क्या क्या शेयर्ड होंगे। जो कोड है और डाटा है और फाइल्स है, ये तो सारे शेयर्ड मोड में रहेंगे। शेयर्ड मोड के अंदर क्यों रहेंगे? क्योंकि जो डाटा है वो सब ग्लोबल वेरिएबल सब एक्सेस करने वाले हैं और जो फाइल्स हैं वो भी सब एक्सेस करेंगे। लेकिन जो कोड है, जो स्टैक है, स्टैक वाला डाटा हो गया और जो आपके रजिस्टर्स हो गए, वो सब सबके लिए सेपरेट सेपरेट रहेंगे। सेपरेट सेपरेट क्यों रखने पड़ेंगे? सेपरेट सेपरेट इसलिए रखने पड़ेंगे जो फंक्शन कॉल का रिकॉर्ड डायरेक्टरी है, मतलब आपने कहां से आए हो और अब आपको वापस कहां जाना है,
वो सब सबके लिए अलग अलग होगा ना। जैसे मान लीजिए थ्रेड 1 कॉल कर रहा है, थ्रेड 1 फर्स्ट फंक्शन कॉल कर रहा है, एक फंक्शन कॉल कर रहा है थ्रेड 1। अब फंक्शन कॉल थ्रेड 1 ने F1 की, अब थ्रेड 2 ने F2 की। अगर दोनों एक ही स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे तो वाइल एग्जीक्यूशन ऐसा हो सकता है, थ्रेड 1 F2 के रिटर्न एड्रेस पे चला जाए और थ्रेड 2 F1 के रिटर्न एड्रेस पे चला जाए। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट, एट द एंड कोड एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम स्टैक को सेपरेट रखते हैं। स्टैक सेपरेट रहेगा और क्या रहेगा, स्टैक को किससे वो करते हैं, स्टैक पॉइंटर होता है ना, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है, तो स्टैक पॉइंटर भी सबके लिए सेपरेट होगा। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर सेपरेट है, स्टैक पॉइंटर सेपरेट है, स्टैक पॉइंटर सेपरेट है, राइट। अब रजिस्टर्स भी सबके लिए सेपरेट रहेंगे, क्यों, क्योंकि रजिस्टर्स के अंदर ही हम अपना इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी करना है, राइट, a प्लस बी करना है, मतलब दो इंटीजर्स का एडिशन परफॉर्म करना है। आप तो सिंपली लिखेंगे इंट a, आपने मतलब इनिशियलाइजेशन वगैरह कर रखा है दोनों वेरिएबल का, अब आप प्लस करके रिजल्ट स्टोर कर रहे हो सी में। लेकिन ये एक इंस्ट्रक्शन कितने माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होती है, कितने माइक्रो ऑपरेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं, सिर्फ माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे जा रहा हूं, राइट। ओके, तो कितनी माइक्रो इंस्ट्रक्शन लगती हैं, लोड ए, मतलब जो वैल्यू है ए की उसे आप लोकल रजिस्टर्स में लोड करोगे, या मैं 8085 में ना लिख के 8025 पे लिखूंगा, राइट, मतलब माइक्रो कंट्रोलर की लैंग्वेज है उसमें लिखूंगा। तो मूव ए कॉमा R1, मतलब ए और ए का डाटा R1 में मूव कर दो। मूव बी कॉमा R2, बी का कॉमा मतलब बी का डाटा R2 में मूव कर दो। एड R3 कॉमा R2 और R1, राइट। R3 और R1 को ऐड करो और जो रिजल्ट आए उसे R1 और R2 को ऐड करो और जो रिजल्ट आए उसे R3 के अंदर मूव कर दो। उसके बाद जो R3 है उसका डाटा आप मेमोरी लोकेशन C के अंदर मूव कर दो। तो एक इंस्ट्रक्शन इतने सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन के रूप में एग्जीक्यूट होती है। अब मान लीजिए इंटरमीडिएट कोई रिजल्ट है यहां, इस पर अगर प्रीएम्पशन आ गई और आप सिमिलर कोड यूज कर रहे हैं, हो सकता है कोई और थ्रेड गलत डाटा रीड कर दे या इन्हें गलत राइट कर दे, तो होगा क्या, फाइनल कोड एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब हो सकता है। इसी के लिए हम इन्हें अनशेयर्ड मोड में रखते हैं, मतलब ये चीजें शेयर नहीं हो सकती, राइट। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट पॉइंट, इससे क्या होगा, हम बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, क्योंकि कोड और डाटा और फाइल सब ये तो शेयर्ड मोड में है, ये सब अनशेयर्ड मोड में, क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ सकती है। इससे क्या होगा, जो आपका यूटिलाइजेशन है, मतलब इनहेंस्ड थ्रूपुट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 5, इनहेंस्ड थ्रूपुट, इनहेंस्ड थ्रूपुट, राइट। इनहेंस्ड थ्रूपुट मतलब जो आपका थ्रूपुट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसेस यूज कर रहे हो। प्रोसेसेस क्या, मतलब एक थ्रेड को हम प्रोसेस भी तो बोल सकते हैं, छोटा प्रोसेस। एक बड़े प्रोसेस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस हैं, ठीक है। अब हर छोटे प्रोसेस को अगर मैं एक इंडिविजुअल प्रोसेस मानूं, या हर थ्रेड को मैं एक इंडिविजुअल प्रोसेस मानूं सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट, तो वो थोड़े टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस पूरे कर देगा, क्योंकि जो आपके थ्रेड्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, तो कम टाइम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ आपकी जॉब्स हैं वो परफॉर्म होंगी, तो आपका थ्रूपुट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट। ओके, तो अब ये इससे हम क्या कह सकते हैं, इनहेंस थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, या फिर बेटर यूटिलाइजेशन है, इनहेंस थ्रूपुट है। अब लास्ट पॉइंट करके लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल कैसे है, थ्रेड्स को जनरेट करने के लिए, मतलब थ्रेड्स के रूप, एक प्रोसेस को थ्रेड्स के अंदर तोड़ने के लिए, या एक प्रोग्राम को थ्रेड्स के अंदर तोड़ने के लिए आपको कोई फिजिकल वो इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, हार्डवेयर रिसोर्स
लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एपीआईज के थ्रू हो जाता है। एपीआईज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज होती हैं। जावा जैसे जावा है, जावा के अंदर इनबिल्ट एपीआईज हैं, उन्हें आप कॉल करके अपने लिए यूजर प्रोग्राम के अंदर थ्रेड्स मेंटेन कर सकते हैं। अब थ्रेड्स भी दो तरह के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड, कर्नेल लेवल थ्रेड, वो सब अभी एक मिनट में रब कर देता हूं, फिर प्रॉपरली लिखता हूं, फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नो थ्रेड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू two parts, or threads can be categorized in two categories, like first one is user level threads and second one is kernel level threads. अब user level threads क्या होता है, kernel level threads क्या होते हैं, ऐसे समझने के बजाय अगर हम कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? ओके, तो यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नेल लेवल थ्रेड्स हम हर एक पॉइंट का लेंगे और कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे, तो इसलिए मैंने कंपैरिजन में लिखे हैं सारे पॉइंट्स। फर्स्ट वन लेते हैं, आप अपने नोट्स में पूरे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है। आप स्टेटमेंट करके लिखिए, कंपैरिजन में ही लिखिए लेकिन स्टेटमेंट करके लिखिए। फर्स्ट, यूजर लेवल थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड बाय यूजर लेवल थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड बाय यूजर, कर्नल लेवल थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं वो यूजर के द्वारा इंप्लीमेंट करे जाते हैं, और जो कर्नल लेवल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा करे जाते हैं। मतलब यूजर का कर्नल लेवल थ्रेड्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, मतलब एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती, राइट? ओके, अब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट नो अबाउट देम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जानता यूजर लेवल थ्रेड्स के बारे में। इट व्यू देम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता होता कि यूजर लेवल ये एक यूजर लेवल थ्रेड है या ये एक प्रोसेस है, ठीक है? इट व्यू देम एज अ प्रोसेस ओनली। इसका मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, यूजर लेवल थ्रेड्स आर नॉट यूजर लेवल थ्रेड्स आर इन रिकॉग्नाइजेबल या फिर इन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और इन रिकॉग्नाइजेबल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल लेवल थ्रेड्स में क्या है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रिकॉग्नाइज करे जाते हैं और ये रिकॉग्नाइज नहीं करे जाते, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं होता ये एक थ्रेड है या प्रोसेस है, वो उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, राइट? ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ वन यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्मिंग अगर एक यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्म कर रहा है ब्लॉकिंग सिस्टम को, मतलब आईओ रिक्वायरमेंट कर रहा है, वो आईओ रिक्वायरमेंट है उसे, ब्लॉक स्टेट और वेट स्टेट के अंदर क्या होता है, आईओ रिसोर्सेज होते हैं, तो ब्लॉकिंग सिस्टम को कॉल कर रहा है, देन कंप्लीट प्रोसेस और इंटायर प्रोसेस, कंप्लीट की जगह आप इंटायर भी लिख सकते हैं, इंटायर प्रोसेस विल बी प्लेस्ड इन ब्लॉक स्टेट। मतलब अगर मान लीजिए एक बड़ा सा प्रोसेस है कोई, उसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स की बात कर रहा हूं, तो अगर एक थ्रेड ने आईओ रिक्वायरमेंट करी तो पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेट के अंदर चला जाएगा। अगर ये ब्लॉक स्टेट है तो ब्लॉक स्टेट के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस ब्लॉक स्टेट के अंदर मूव कर जाएगा। और अगर यही कंपैरिजन में यही पॉइंट अगर मैं कर्नल लेवल थ्रेड पे देखूं, इफ वन कर्नल लेवल थ्रेड इज परफॉर्मिंग ब्लॉकिंग सिस्टम देन द अदर थ्रेड विल कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब अगर मान लीजिए एक कर्नल लेवल थ्रेड आपका ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल परफॉर्म कर रहा है तो बाकी कर्नल लेवल थ्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस प्रोसेस के, क्यों? क्योंकि ये रिकॉग्नाइजेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि ये एक पार्ट फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर लेवल थ्रेड के केस में उसे पूरे को एक प्रोसेस ही मानता है, राइट? ओके, मतलब प्रोसेस के अलग अलग मॉड्यूल्स वर्क कर रहे हैं, वो ये समझता है। नेक्स्ट क्या है, यूजर लेवल थ्रेड्स डिजाइंड एज डिपेंडेंट थ्रेड्स, यूजर लेवल थ्रेड्स डिजाइंड एज डिपेंडेंट थ्रेड्स, मतलब यूजर लेवल थ्रेड डिजाइन करे जाते हैं जैसे कि वो डिपेंडेंट हो, क्योंकि एक के होने से बाकी सबके होने पर फर्क, मतलब कोई एक अगर एक वर्क परफॉर्म कर रहा है तो बाकी सब पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? ओके, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट थ्रेड्स हैं। और कर्नल लेवल थ्रेड्स
डिजाइंड एज इंडिपेंडेंट थ्रेड, मतलब कि उनके बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं कि उनके बीच में कोई भी डिपेंडेंसी ना हो, क्योंकि मतलब वो कंप्लीट मॉड्यूल को इंक्लूड करा जाता है, राइट। ओके, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, एक वेरिएबल रीड करना है, उसे कंप्यूट करना है, उसके बाद उसे राइट करना है। अब इसको मैं एक थ्रेड 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 नहीं बोल सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंबाइनली को एक थ्रेड करेगा, ताकि इन अगर इन्हें थ्रेड करता, तीन अलग अलग थ्रेड करता, तो क्या होता है, डिपेंडेंसी रहती है ना, इसकी इस पे, इसकी इस पे और इसकी इस पे। मतलब पहले रीड होगा, उसके बाद ही कंप्यूटर परफॉर्म हो सकता है, मतलब राइट हो सकता है। पहले कंप्यूटर होगा, उसके बाद राइट हो सकता है। तो इससे क्या हो गया, ये डिपेंडेंसी हो गई। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से डिजाइन करा जाएगा ताकि डिपेंडेंसी ना आए सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये इस तरीके से डिजाइन करा जाता है ताकि इंडिपेंडेंट रहे। नेक्स्टली क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यूजर लेवल थ्रेड्स आर इजी टू इंप्लीमेंट। जो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं वो इंप्लीमेंट करने में आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि एपीआई के थ्रू हो जाती है, हमें ये नहीं देखना पड़ता कि इसकी डिपेंडेंसी इस पे तो नहीं आई, इसकी डिपेंडेंसी इस पे तो नहीं आई। जैसे अभी हमने चेक करा था, वो उसमें चेक नहीं करना पड़ता, यूजर लेवल थ्रेड्स में हम चेक नहीं करते। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स आर कॉम्प्लिकेटेड टू इंप्लीमेंट, क्योंकि हमें पूरे कोड को जनरली कंपाइल करके हर एक पॉसिबल उसको देखना है कि ये इंस्ट्रक्शन अगर हम इससे बाहर रखेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, क्या इफेक्ट नहीं आ सकते। तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंप्लीमेंट करने में, राइट। ओके, नेक्स्टली क्या है आपका, लेस कॉन्टेक्ट्स, मतलब जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो कम होते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से कंबाइन कर सकते हैं ना, इतने हिस्से को एक थ्रेड बना दिया, इतने हिस्से को एक थ्रेड बना दिया कोड के। लेकिन जो कर्नल लेवल थ्रेड है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होता है, वो मीनिंगफुल डिवीजन होना चाहिए, राइट। तो जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड, लेकिन एक पूरे प्रोसेस के अकॉर्ड रेस्पेक्ट में तो कम ही होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यूजर लेवल थ्रेड के उसमें देखेंगे तो ज्यादा होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, नंबर नो हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर, यूजर लेवल थ्रेड्स doesn't require any hardware support to implement them, or user level thread does not require any hardware support, right? Okay, during implementation kernel level thread required hardware support to during implementation, or to implement kernel level thread we need hardware support, right? ओके, तो ये हमने सारे कंपैरिजन देख लिए इसके, सबके अपने अपने वो हैं। ये ब्लॉक नहीं होगा इन रिकॉग्नाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है इंप्लीमेंट करने के लिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इंप्लीमेंट करता है, यूजर इसे इंप्लीमेंट करता है, राइट। ओके, अब देख लेते हैं आईओ ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। आईओ ऑपरेशन दो तरीके से परफॉर्म होते हैं, राइट। पहला है सिंक्रोनस, दूसरा है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस, एसिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस, राइट। तो पहले देख लेते हैं सिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस। द प्रोसेसेस इन सिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस, द प्रोसेस परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन, आप नोट करके लिखिए, इन सिंक्रोनस आईओ ऑपरेशन द प्रोसेस परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन विल बी प्लेस्ड इन द ब्लॉक स्टेट टिल आईओ कंप्लीट्स। मतलब आईओ ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं होता तो उस प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट के अंदर रख दिया जाता है। वंस द आईओ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, राइट। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये रेडी स्टेट है आपकी, ये आपकी रन स्टेट है, ये आपकी ब्लॉक स्टेट है, ठीक है। यहां प्रीएम्पशन अलाउड है, रन से यहां से आ गया। अब जब कोई प्रोसेस रन में है और उसे आईओ रिक्वायरमेंट है तो वो ब्लॉक में मूव करना पड़ेगा उसे, अगर वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो। ये है सिंक्रोनस आईओ ऑपरेशन में, ठीक है। और जब यहां उसका आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसे ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर मूव कर देता है, राइट। ओके, तो वही हमने लिखा है कंप्लीट एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, मतलब कोई एक इंटरप्ट आया कि भाई आपका हो गया, वहां चलो, कैसे जा सकते हो, ये रूटीन है, इसे फॉलो करो। रूटीन मतलब फंक्शन, राइट। विल बी इनिशियलाइज्ड विच ब्रिंग द प्रोसेस फ्रॉम ब्लॉक टू रेडी स्टेट, जो कि ले आएगा उसे ब्लॉक से रेडी स्टेट के अंदर। अब आई ऑपरेशन के मतलब एसिंक्रोनस आई ऑपरेशन के अंदर क्या होता है,
वाइल सर्विसिंग द इंटरप्ट रिक्वेस्ट, मतलब जब हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सर्विस कर रहे होते हैं, जैसे मैं इसके लिए भी बना लेता हूं रेडी रन, ये है ब्लॉक। रेडी रन के बीच में क्या है, सिंक्रोनस है, यहां भी डबल है। क्यों क्यों है डबल, क्योंकि while servicing the IO request the handler function will be registered, मतलब एक हैंडलर फंक्शन आप रजिस्टर कर दोगे, ये आपका हैंडलर फंक्शन होगा जिसको आप रजिस्टर कर दोगे, राइट। ये क्या करेगा, ये करेगा द प्रोसेस इज नॉट प्लेस्ड इनटू ब्लॉक स्टेट, मतलब जो प्रोसेस है वो अभी यही है, P1 है, वो ब्लॉक स्टेट के अंदर नहीं गया, वो अपनी रिमेनिंग कोड को, मतलब वो एक बार रीड कर देता हूं उसके बाद समझा दूंगा। द प्रोसेस इज नॉट प्लेस्ड इन ब्लॉक स्टेट, इट कंटिन्यू द टू एग्जीक्यूट द रिमेनिंग कोड आफ्टर इनिशियलाइजिंग द आईओ रिक्वेस्ट, मतलब आईओ रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करने के बाद वो ब्लॉक स्टेट के अंदर मूव नहीं करेगा, वो रन स्टेट के अंदर ही रहेगा, अपने बचे हुए कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और वंस द आईओ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, जब आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब एक सिंगल सिग्नल मैकेनिज्म, मतलब एक सिग्नल जनरेट होगा हैंडलर फंक्शन से टू नोटिफाई, विच इज यूज्ड टू नोटिफाई द प्रोसेस दैट डाटा इज अवेलेबल, मतलब जो उसने रिक्वेस्ट करी थी, जैसे इनपुट डाटा हो गया, उसने कुछ इनपुट की रिक्वेस्ट करी थी, यूजर इनपुट की, तो फर्दर एग्जीक्यूशन कर रहा है और यूजर इनपुट के लिए रुका हुआ है, ठीक है। मतलब यूजर इनपुट जैसे ही आएगा उसे नोटिफाई करा दिया जाएगा कि आपका डाटा अवेलेबल है, आप फर्दर मतलब वो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। ओके, अब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसका कोड के अंदर दो पार्ट है, फ्लो तो सीक्वेंस में ही चलेगा, लेकिन हमें उसे इस तरीके से बांटना पड़ेगा कि जब आपने यहां फंक्शन, मतलब यहां आपको यूजर इनपुट चाहिए, तो आप इस मॉड्यूल को यहीं छोड़ के दूसरे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इतने एग्जीक्यूशन पे हमारा डाटा अवेलेबल हो गया, तो आप इसे यहीं छोड़ के यहां आएंगे, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे, फिर इसे यहीं से एग्जीक्यूट करना आगे चालू करेंगे, राइट। ओके, तो इसी के साथ हमारे थ्रेड्स कंप्लीट होते हैं।